हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज चौथे लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक होगा? क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति, दो क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति, क्षैतिज स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम में तथा पिंड दोनों स्प्रिंगों के बीच बंधा हो, और ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके पिंड की गति। इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो क्या स्प्रिंग से बंधे हुए पिंड की गति भी सरल आवर्त गति होगी? अगर सरल आवर्त गति होगी तो उसके लिए आवर्तकाल क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पर किस तरह वह निर्भर करेगा? यह निर्भरता और जो फैक्टर्स हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति। कोई एक स्प्रिंग है, घर्षणहीन तल पर रखी गई है, तो इसका द्रव्यमान नगण्य है। तो मान लिया कि नगण्य द्रव्यमान की एक क्षैतिज स्प्रिंग के सिरे पर m द्रव्यमान बंधा हुआ है और दूसरा सिरा इसका दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, और यह पिंड क्षैतिज घर्षणहीन तल पर गति करने के लिए तैयार है, चलने के लिए स्वतंत्र है। तो जब पिंड को इसके माध्य स्थिति से x दूरी विस्थापित कर दिया जाता है तो स्प्रिंग में खिंचाव होता है। जब स्प्रिंग में खिंचाव होता है तो इस स्प्रिंग में प्रत्यास्थता के कारण यह स्प्रिंग साम्य स्थिति की ओर एक प्रत्यानयन बल लगाती है, और यह प्रत्यानयन बल इस पिंड m को इस माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। तो यह प्रत्यानयन बल जब आप इसे दाहिनी तरफ खींच रहे हो तो प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति की ओर लगेगा, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ देते हैं तो फिर यह माध्य स्थिति की तरफ गति करते हुए आता है। लेकिन जब यह यहां पर पहुंचता है तो इतना वेग प्राप्त कर लेता है कि यह आगे की तरफ बढ़ने लगता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। तो स्प्रिंग को जब कंप्रेस करता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अब इस स्थिति में इसके ऊपर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है वह माध्य स्थिति की ओर लगता है, अर्थात इसके विपरीत दिशा में हो गया। अब स्प्रिंग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, यानी यह प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगता है। अब यह फिर आगे की तरफ बढ़ती है। जब यह आगे की तरफ बढ़ती है तो यहां पर फिर वेग अधिकतम प्राप्त करके और फिर आगे की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से यह बंधा हुआ पिंड इस माध्य स्थिति के दोनों ओर टू एंड फ्रो मूव करने लगता है, गति करने लगता है, और इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। तो यह सरल आवर्त गति कैसी होती है? देखिए, हुक के नियम से F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां पर K स्प्रिंग का बल नियतांक है, और यहां पर ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि F की दिशा में जो विस्थापन हुआ है, माने जो F है वह विस्थापन के दिशा के विपरीत होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि विस्थापन जिस दिशा में बढ़ेगा उसके विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल की दिशा होती है। अब अगर वह अल्फा त्वरण से अगर गति कर रहा है तो F बराबर एम अल्फा इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो इससे अल्फा इक्वल्स टू मिल गया माइनस के अपान एम इंटू एक्स, और अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो त्वरण होता है। तो अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपान एम, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, और आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा से 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू यहां पर रखेंगे अंडर रूट के बाई एम। तो जब के बाई एम यहां पर रखेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर हो गया अंडर रूट एम बाई के, अर्थात स्प्रिंग से बंधे पिंड का जो आवर्तकाल होगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यह आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? स्प्रिंग के बल नियतांक तथा उसमें बंधे हुए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरी स्थिति, जब दो क्षैतिज स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम में बंधा हो पिंड, जैसे देखिए एक स्प्रिंग यह है जिसका बल नियतांक K1 है, दूसरी स्प्रिंग जिसका बल नियतांक K2 है, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया और यहां पर एक द्रव्यमान M बंधा हुआ है। तो अगर इस पर बाहर की तरफ एक अगर बल लगा दिया जाए तो इस स्थिति में दोनों स्प्रिंगों में खिंचाव होगा
और दोनों स्प्रिंगों में जो खिंचाव होगा, जो वृद्धि होगी इनकी लंबाइयों में, अगर इसमें x1 है तो इसमें x2 होगी, तो जो कुल लंबाई होगी वह x बराबर x1 प्लस x2 होगी। लेकिन दोनों में बराबर नहीं होगी क्योंकि दोनों के स्प्रिंग बल नियतांक अलग अलग हैं। क्योंकि दोनों स्प्रिंगें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनके ऊपर जो लगने वाला तनाव बल है वह बराबर होगा। तो जो तनाव बल है, जैसे इसको अगर हम दाहिनी तरफ खींचते हैं, तो जब दाहिनी तरफ खींचते हैं तो प्रत्यानयन बल बाएं तरफ लगेगा, इस पर लगेगा F इक्वल्स टू माइनस K1x1 और इस पर लगेगा माइनस K2x2। तो अगर F की वैल्यू सेम है तो F इक्वल्स टू माइनस K1x1 से x1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस F अपान K1 और F इक्वल्स टू माइनस K2x2 से x2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस F अपान K2। अब x1 प्लस x2 हमें चाहिए, तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 के लिए x1 और x2 की वैल्यू यहां से हम रख करके, तो x1 प्लस x2 माइनस एफ बाई K1 माइनस एफ बाई K2, माइनस एफ बाहर ले लीजिए तो 1 बाई K1 और ये हो गया प्लस 1 अपान K2। अब f की वैल्यू आपको चाहिए यहां पर, तो ये रेसिप्रोकल है, तो K2 प्लस K1 अपान K1 K2, ये यानी K1 प्लस K2 अपान K1 K2 हो गया। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा इधर जाकर के, तो माइनस K1 K2 अपान K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब K1 K2 अपान K1 प्लस K2 यह स्प्रिंगों के संयोजन का तुल्य नियतांक बल नियतांक होगा। तो इसे मान लेते हैं कि यह K है, तो इसे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस KX। अब इस K की वैल्यू कितनी हो गई, K1 K2 अपान K1 प्लस K2। तो जब इस K की वैल्यू हमें मिल गई, यानी जो इसका तुल्य बल नियतांक है, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का, तो दोलन काल इसका होगा, यानी इस दोलन का आवर्त काल होगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K से K की वैल्यू पुट करेंगे हम K1 K2 अपान K1 प्लस K2। तो यह नीचे वैल्यू हम रखेंगे, जब नीचे रखेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m K1 प्लस K2 अपान K1 इंटू K2। ये होगा इसका दोलन काल। अब इसकी तीसरी स्थिति है कि दोनों स्प्रिंगों के बीच में पिंड को बांध दिया जाए, दोनों स्प्रिंगों के बीच में। तो पहले स्प्रिंग का पहला सिरा दृढ़ सिरे से जोड़ दिया जाएगा, इसी तरह से इसका भी दृढ़ आधार से जोड़ दिया जाएगा। अब इसे किसी एक दिशा में विस्थापित किया जाए। जब किसी एक दिशा में इसे विस्थापित करेंगे तो अगर इस स्प्रिंग में, अगर हम इसे M को दाहिनी तरफ खींचते हैं तो इस स्प्रिंग में खिंचाव होगा और इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, मतलब कि संपीड़न होगा। और जब यह इधर इस दिशा में अगर करते हैं तो अगर इसमें खिंचाव होगा तो इसमें संपीड़न होगा। अब देखिए, दोनों स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 और K2 हैं, उनकी लंबाइयों में वृद्धि समान होगी क्योंकि एक में जितना कंप्रेशन होगा दूसरे में उतना ही रेरफैक्शन होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर एक जितनी दब रही है उतनी दूसरी एक्सपेंड कर रही है। अब स्प्रिंगों में जो प्रत्यानयन बल है यह अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों के जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल के लिए जो परिभाषा हम यूज करते हैं F इक्वल्स टू माइनस K1x1, तो L की वैल्यू तो सेम है लेकिन K1 इंटू एक्स K2 इंटू एक्स ये अलग होगा। वही यहां पर कहा गया कि स्प्रिंगों में उत्पन्न प्रत्यानयन बल अलग अलग होंगे किंतु दिशा समान होगी। दिशा समान कैसे होगी, जैसे अगर हम इसको दाहिनी तरफ खींचे हैं तो इसके लिए दिशा होगी इस दिशा में, और यहां पर भी इसकी माध्य स्थिति इधर ही है तो उसकी भी दिशा होगी इधर, इसलिए समान दिशा में होगी। तो जब समान दिशा में होगी तो स्प्रिंग पर लगने वाला कुल प्रत्यानयन बल F बराबर F1 प्लस F2, F1 माइनस K1x, F2 माइनस K2x। इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स, या F इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स हो गया। अब K1 प्लस K2 जो है यह संयोजन का तुल्य बल नियतांक है, तो इसे आप K लिख सकते हैं, तो F इक्वल्स टू माइनस KX, जहां K स्प्रिंगों के संयोजन का तुल्य बल नियतांक है, तो K बराबर K1 प्लस K2।
अतः दोलन का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और k की जगह हम वैल्यू रखेंगे k1 प्लस k2। तो फार्मूला हो गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपान k1 प्लस k2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे जो ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके पिंड की गति है, यह लेक्चर 5 में पढ़ेंगे।